अभी उत्तर प्रदेश सरकार का एक फरमान आता है जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर करने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें प्रथम चरण में जैसा कि लगभग 5,000 प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर करने के लिए अब शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तमाम ऐसे वीडियो जो वायरल हो रहे हैं जिसमें कहीं न कहीं एक मार्मिक दृश्य भी दिख रहा है, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां रोते हुए दिखाई दे रही हैं। एक विद्यालय के बाहर आज सुबह ही हमने उस वीडियो को देखा तो हमने सोचा किसी ऐसे ही प्रतिनिधि से बात किया जाए जो कि इस मुद्दे पर अपना पक्ष रख सके। तो इसी बीच हम लोग पहुंचे वाराणसी में और वाराणसी के मनोज राय धूपचंडी जी के यहाँ पहुंचे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्हीं से बातचीत किया जाए कि आखिरकार ये जो प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर किया जा रहा है कितना हद तक सही है। इस मर्जर की व्यवस्था को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार जो है वो मधुशालाएं बढ़ा रही है, शराब की दुकानें और स्कूल बंद कर रही है। भविष्य में कभी पहले इस तरीके की सोचा गया था कि गांव-गांव अगर प्राथमिक विद्यालय होगा तो गांव की छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे वहां से पढ़ करके आगे जाएंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस सरकार जो जातिवाद से भरी हुई है, यह सरकार जिसके राज में बलात्कार पीड़ित जो है वो पीड़ित को ही सज़ा मिल रहा है और दूसरे लोग बचाए जा रहे हैं, वहाँ क्या किसकी कल्पना कर सकते हैं? ये इसी तरीके से होना है। इतनी उसमें उनका भी एक क्राइटेरिया है कि 50 बच्चों से कम, तो आखिरकार इस कमी का क्या कारण, आपको क्या लगता है? सवाल इस बात का है कि 50 बच्चे कम हो चाहे 20 बच्चे हों, पैसा आपके पास से नहीं जाना है। पैसा जो गांव में लोग रहते हैं वही टूथपेस्ट खरीदेंगे, वही आटा दाल चावल खरीदेंगे, वही तेल भराएंगे, पेट्रोल भराएंगे, उसी से तो पैसा जाता है सरकार के पास। तो उनका अपना पैसा देना नहीं है। तो जब अपना देना नहीं है तो हमारे ऊपर खर्च करने में समस्या कौन सी है? आप क्यों ये नियम बना रहे हैं? अगर हमारी लड़की के साथ कुछ प्राइमरी पाठशाला की बच्ची कहीं जा रही है, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, अगर कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? दूसरे गांव में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, कोई मतलब होता है इस तरीके का? इसका क्या लॉजिक है? इसका कोई लॉजिक नहीं। उनका कहना है कि बच्चे अधिक रहेंगे तो हम लोग उसको और अच्छे से डेवलप करेंगे और कुछ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कुछ बात कर रहे हैं सर। जितने अच्छे स्कूल हैं वहाँ कम बच्चों की पढ़ाई होती है। कम बच्चे रहेंगे तो आप और अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। ये नई थ्योरी जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दे सकते हैं कि ज़्यादा बच्चे में हम ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे। अरे कम बच्चे रहेंगे तो आप नेचुरल है कि आप ज़्यादा ध्यान दे पाइएगा। ये सरकार जो है ना, ये इसी तरीके का आपको भ्रम फैलाएगी, आपको कुछ नहीं देगी, जिसको देना है उसको दे रही है। तो आखिरकार इसका आपको क्या लगता है, मतलब इस तरह का जो ये क्राइटेरिया इन्होंने निर्धारित किया है, अब क्या किस तरह ले जाना चाह रहे हैं देश को या प्रदेश को? ये सरकार जो है लोगों को शिक्षा से वंचित करना चाह रही है। आखिर क्यों आप कह रहे हैं कि 50 बच्चे हों तभी स्कूल चलेगा? आप 15 बच्चे में स्कूल चलाइए ना। तनख्वाह तो जो हम खरीद रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, उसी से दी जा रही है। आप दूसरी चीज़ों में अपने खर्चे कम करिए। आप हमारी शिक्षा को क्यों बंद करने के लिए उतारू हैं? अगर आप कह रहे हैं कि शिक्षा से वंचित करना चाह रहे हैं तो संविधान में मौलिक अधिकार के तहत शिक्षा का भी एक अधिकार है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है? सरकार आम जनता के खिलाफ काम कर रही है। सरकार पीडीए के खिलाफ काम कर रही है। गांव की प्राइमरी पाठशाला में पीडीए के बच्चे पढ़ते हैं। किसी संपन्न घर का आदमी अपने बच्चों को प्राइमरी पाठशाला में नहीं पढ़ाता है, लेकिन चूंकि सरकार पीडीए के खिलाफ है, पीडीए के लोग पढ़ लिख करके ऊंची जगह नहीं पहुंच जाएं, इसलिए ये सब किया जा रहा है। आमदन के खिलाफ है, पीडीए के खिलाफ है सरकार। गांव में कौन रहता है? प्राइमरी स्कूल में कौन अपने बच्चों को पढ़ाता है? जो पीडीए है वही पढ़ाएगा, दूसरा कौन पढ़ाता है? आगामी भविष्य में 2027 में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, आपको लगता है कि ये कुछ मुद्दे बनेंगे उस समय चुनाव में? जनता जाग चुकी है। जनता ने इनको 2024 के लोकसभा के चुनाव में बता दिया है कि हम क्या करने वाले हैं। अब ये जाने वाले हैं और पीडीए आने वाली है। पीडीए की सरकार आएगी जो सबका, जो पीड़ित दुखी लोग हैं सबकी मदद करेगी, सबको रोजगार देगी, पढ़ाई कराएगी, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम करेगी। इनको जाना है और ये जाने की प्रक्रिया में ही ये सब चीज़ें हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनका कहना है कि जो कांवड़ियाँ हैं या कांवड़ियों में जो भगदड़ मचाए जा रहे हैं वो आप लोगों की पार्टी के यानी कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इस पर आप लोग क्या क्या रुख हैं?
देखिए, कांवड़ यात्रा वो श्रद्धा और भक्ति का है। ब्रजेश पाठक तो कांवड़ लेके जा नहीं रहे। कांवड़ यात्रा भक्ति और श्रद्धा का है, इसमें कोई कैसे घुस सकता है भाई। पीडीए के लोग सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा करते हैं। पीडीए के लोग सबसे ज्यादा मठों और मंदिरों की सेवा करते हैं। आप चले जाइए बनारस में, आप पता कर लीजिए, आप मिर्जापुर में पता कर लीजिए, कौन है ये जो लोग, ये जो मठों मंदिरों में सेवा करते हैं पूरी श्रद्धा से। हर जगह आपको पीडीए के लोग मिलेंगे। अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये समाजवादी पार्टी के ऊपर, पीडीए के ऊपर हमला कर रहे हैं। आप उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार आपकी, आप व्यवस्था करिए। अब व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? व्यवस्था करने के लिए किससे किया था? व्यवस्था करने के लिए तो किसी ने रोका नहीं है। रामायण में भी जब रावण को खुद पर संयम न रहा तो हर किसी को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। माँ सीता को, विभीषण को, यहाँ तक कि हर कीमत पर साथ देने वाले कुंभकर्ण को भी उसने दोषी ठहराया। वही हाल इस सरकार का है, खुद असफल है और दोष दूसरों को। अब हम क्या कह सकते हैं? मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कांवड़ यात्रा कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये हमारी श्रद्धा का है। हम कोई मनौती मानते हैं, कोई ईश्वर से हम भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमको ये चाहिए, इसलिए हम कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक भी कांवड़ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। इसकी बात क्यों नहीं किया ब्रजेश पाठक ने कि हाँ, दूसरे लोग भी हमारी सेवा कर रहे हैं कांवड़ यात्रियों की। ये जाने वाले लोग हैं, इनकी बातों का बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि सरकार बनेगी तो कांवरियों के लिए एक अलग से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। हाँ, क्यों नहीं बनाया जाएगा भाई? अगर उनको परेशानी हो रही है हर साल तो बनाया जाएगा। क्यों नहीं बनाया जाएगा? ये सरकार को बनाना चाहिए था, क्यों नहीं बना रही है सरकार? अच्छा, भी इसी कांवर को लेकर के एक गीत इन्होंने लिखा था। बरेली के एक टीचर हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है? वो पीडीए के थे ना, इसलिए एफआईआर हुआ है। अच्छा, तो कवि तो बहुत सारे लोग अपने वो कविता को पीडीए के थे इसलिए एफआईआर हुआ है। अनुराधाचार्य जो है कैसे बोलते हैं हमारी बहनों को, लड़कियों को, कितने साल की हो गई हैं तो ये की वो की, उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। तो साफ दिख रहा है कि पीडीए को दबाओ, पीडीए को खंडित करो। पीडीए एकजुट है। बदलाव होगा। बदलाव तय है, होगा नहीं, तय है। चलिए, देखिए, इन सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ मनोज राय जी जुड़े हुए थे और अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने व्यक्त किया। इस प्रतिक्रिया को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहे मेरे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।